जी स्टूडेंट्स, आपके मैंने पेपर्स वगैरह चेक किए और उसके बाद मैंने आपके पेपर्स को देखकर बड़ा डिसपॉइंट हुआ इस हवाले से कि ज़्यादातर पेपर जो है ना वो कॉपी पेस्ट है। तो इस एज में भी जाकर अगर आप अपने पेपर्स को इस तरह सॉल्व कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, इसके बारे में वो खुद ख्याल करना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। तो कोशिश करो कि अपना काम अपने हाथों से करो। अल्लाह ने आपको हाथ काम करने के लिए दिए हैं, ना कि चीटिंग करने के लिए दिए हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक हमारा जो चल रहा था प्रीवियस लेक्चर्स में, थोड़ा सा मैं उनके बारे में बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ हमने डिस्कस की है और फिर हम करंट लेक्चर्स के ऊपर आ जाएंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हमने ये पढ़ा कि लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें आपको ये भी बताया गया कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। लीनियर इक्वेशन बेसिकली एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है, उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल वाली भी हो सकती है, 2 वेरिएबल वाली भी हो सकती है और 3 वेरिएबल वाली भी हो सकती है। जब लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल वाली हो तो इसका मतलब है वो एक प्लेन में लाई कर रही है, जो कि एक लाइन होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। और अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाली है, इट मीन्स वो भी एक लाइन होगी, लेकिन वो ना ही एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, और वो एक्स वाई प्लेन के अंदर लाई करेगी। थर्ड नंबर पे जो सिस्टम होता है वो आपके पास होता है लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, जो कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिखता हूँ 2x प्लस 6y प्लस 6y प्लस 8z इज इक्वस टू समथिंग कर लेते हैं, इसको 12 कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और इक्वेशन आ जाएगी 3x प्लस 7y प्लस 9z इज इक्वस टू समथिंग, इसको कर लेते हैं, इसको आई थिंक 15 के बराबर कर लेते हैं। इसके बाद थर्ड इक्वेशन जो आपके पास है 4x प्लस 4y, 4x प्लस 4y प्लस 4z इज इक्वस टू समथिंग 7 कर लेते हैं इसको। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने मैं एक और इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको इन दोनों इक्वेशंस 1, 2 और 3, थर्ड इक्वेशन इस तरह की हो सकती है 2x प्लस 7 इज इक्वस टू 0। मैंने आपके सामने 3 तरह की इक्वेशंस लिखी हैं। ये थर्ड इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। फर्स्ट इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाली है, और सेकंड इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है। इसमें एक्स वाई ज़ेड वेरिएबल आ रहे हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन ये है कि इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, जिसके मेथड हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े हैं, वही हमारे टॉपिक चल रहे हैं। उनमें से एक मेथड जो था वो ये था कि आप किसी भी लीनियर इक्वेशन को हल करने के लिए, इसके लिए आप देखें, इसको हल करना हो तो आप करते हैं 2x इज इक्वस टू -7, x इज इक्वस टू -7/2। ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ गया। सिंपल आपने इसको सॉल्व कर लिया, जो कि अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं। अब जो 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल वाली इक्वेशंस होती हैं, उनको हल करने के जो आपको मेथड बताए गए थे, उनमें से एक एलिमिनेशन मेथड था, एक ग्राफ वाला मेथड था, और इस तरह के मेथड्स हैं। हम इनको आज इस टॉपिक में डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं कि जिसका नाम है गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड समझाने के लिए मैं आपको पहले ग्राफिकली किसी इक्वेशन को सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करते हैं, ये बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। जी देखते हैं, ये आपके पास एक इक्वेशन है जिसका नाम है 2x माइनस 5y इज इक्वस टू 32। दूसरी इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वस टू 0। हम चाहते ये हैं कि इस इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व कर लें। इसको मैं गॉस जॉर्डन मेथड से भी हल करूंगा। एलिमिनेशन मेथड, दूसरे तीसरे मेथड हमने पीछे पढ़ लिए हैं, वो पिछले लेक्चर्स में हमने सारा कुछ डिस्कस किया है। अब हम इसको ग्राफिकली देखते हैं, ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपके पास अलग अलग इक्वेशंस हैं, इनके आप टेबल बना लेंगे। मैं आपके सामने एक टेबल बना रहा हूं इस इक्वेशन के लिए, इक्वेशन नंबर 1 के लिए। फिर मैं इक्वेशन नंबर 2 के लिए आपके सामने एक टेबल बनाऊंगा। देखें जी, आप क्या करेंगे,
इसमें कुछ वैल्यूज़ लगा लें आपके पास जो x की वैल्यूज़ आ रही हैं। इनमें से आप x की वैल्यू यहाँ कोई भी पुट करके यहाँ से आप इसको सॉल्व ऐसे करेंगे कि यहाँ आप x लिख लेंगे, यहाँ आप लिख लेंगे y, यहाँ आप इसके बिल्कुल दरमियान में लिखें 0 जी। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ x की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं या y की वैल्यू पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपके पास y क्या आ रहा है, 2x माइनस 5y की जगह हमने 0 लगा दिया इज इक्वल टू 32, 2x इज इक्वल टू 32। अगर हम x की जगह 0 पुट कर रहे हैं, x की जगह यहाँ 0 लगाएंगे, y एज इट इज़ रहेगा, x की जगह 0 लगाया, ये आ जाएगा आपके पास माइनस 5y इज इक्वल टू 32, और y आपके पास कितना आ जाएगा, y आ जाएगा माइनस 32/5 दैट इज इक्वल टू 6.4। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास y 6.4 आ रहा है। इसके बाद आप x की कोई और वैल्यू, अदर वैल्यू लगाते हैं। जी, अब हम x की वैल्यू यहाँ 1 पुट करते हैं। अगर आप x की वैल्यू यहाँ 1 लगा रहे हैं तो आपके पास y की वैल्यू कितनी आ रही है, सोचने वाली बात ये है। अगर हम x की वैल्यू 1 लगाते हैं, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 माइनस 5 इंटू वाई एज इट इज रहा इज इक्वल टू 32। यहाँ आप देखें ये आपके पास आ जाएगा माइनस 5y इज इक्वल टू 30, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 6। चलें जी, ये माइनस 6 आ गई y की वैल्यू। इसी तरह हम x की वैल्यू और कोई लगाते हैं, x की वैल्यू यहाँ हम लगा देते हैं 6, x की वैल्यू मैंने 6 लगाई जी। जब हम x की वैल्यू 6 लगा रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, पुट करके देखा जाएगा। ये देखिए आपके पास सामने आ रहे हैं 2 इंटू एक्स की वैल्यू हमने 6 लगाई है, माइनस 5y इज इक्वल टू 32। यहाँ आप देखें 12 माइनस 5y इज इक्वल टू 32, माइनस 5y इज इक्वल टू 20 आ रहा है, y की वैल्यू आ गई माइनस 4। इसका मतलब यहाँ y की वैल्यू माइनस 4 आ गई। इसके बाद आप पॉजिटिव वाली वैल्यू नेगेटिव वाली की तरफ आते हैं। नेगेटिव में आप सबसे पहले वैल्यू इसकी माइनस 4 लगा के देखें। जब हम x में, मैं इसमें माइनस 1 भी लगा सकता था। अगर आप देखें 1 लगाने से हमारे पास आंसर माइनस 6 आ रहे, 6.4 आ रहे। अगर मैं माइनस 1 लगाऊंगा तो वो पॉइंट में आंसर आ रहा है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप वो वैल्यू लगाया करें जिससे आपके पास एक रियल इंटीजर वैल्यू आ रही हो, रियल नंबर वैल्यू आ रही, इंटीजर आ रही हो। ठीक है, आप यहाँ x की जगह माइनस 4 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो 2 इंटू माइनस 4 माइनस 5y इज इक्वल टू 32। यहाँ से आप देखें माइनस 8 माइनस 5y इज इक्वल टू 32, 5y इज इक्वल टू ये 40 आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी जी माइनस 8। ये आपके पास इसी तरह ये सिलसिला चलता जाएगा आगे को, ये वैल्यू भी आगे बढ़ती जाएगी। जी स्टूडेंट्स, आपने देखा हमने क्या किया है, जो आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया था, इसमें हमने फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ टेबल ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन के लिए टेबल ड्रॉ करेंगे। यहाँ आप x लगा दें, यहाँ y लगा दें, यहाँ चंद वैल्यूज़ लगा रहे हैं x और y की। जी हम देखते हैं इसमें x की वैल्यू सबसे पहले 0 पुट करें। जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की, y डेफिनेटली 0 आ गया हमारे पास। फिर हम x की वैल्यू 3 पुट करके देखते हैं जी। ठीक है, 3 पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x की वैल्यू 3 2 6 आ जाएगा, 6 इज 3y इज इक्वल टू ये आपके पास माइनस 2 आ जाएगी y की वैल्यू। फिर आप इसमें x की वैल्यू माइनस 3 लगा रहे हैं तो आपके पास y की वैल्यू कितनी है, माइनस 6 कोई था, ये आपके पास y की वैल्यू 2 आ गई है। इसका मतलब है हम इस तरह इसका भी आगे वैल्यू निकाल सकते हैं जी। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, इनमें से एक मेथड जो आपको मैं अभी बता रहा हूं वो है सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड। कुछ मेथड हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़े हुए हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों या 3 जितनी भी इक्वेशंस हैं उनका जो ग्राफ है वो ड्रॉ कर लिया करेंगे। ये आपके पास इक्वेशंस है x डैश, ये एक्स वाई प्लेन बनाई y और y डैश जी।
इसमें आपके पास मैं यहाँ से वैल्यू स्टार्ट कर रहा हूँ 1 की वैल्यू पर, y की वैल्यू आपके पास 6 है, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू आपके पास 6 आ रही है, माइनस की 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास पॉइंट आ गया। फिर x की वैल्यू -4 है, y की वैल्यू -8, x की वैल्यू -4 1 2 3 4, ये -4 है, y की वैल्यू 8 है आ रही है, ये आई थिंक यहाँ तक आ जाएगी y की वैल्यू। इसके बाद आपके पास 6 पर वैल्यू -4 है, x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू ये आएगी 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ की y की वैल्यू -4 है, -4 आई थिंक यहाँ आ जाएगी। बात करने का मतलब ये है कि हमने इनको पॉइंट्स को मिलाकर एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। इसी तरह हमारे पास एक और स्ट्रेट लाइन आएगी जो कि किसके लिए होगी, टेबल नंबर 2 के लिए होगी। इसमें देखते हैं x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2, 1 2 3, ये -2 यहाँ आ रहा है, ठीक है। फिर x की वैल्यू -3, 1 2 3, y की वैल्यू 2 1 2, ये ऊपर आ रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ आ गया। इनको मिलाकर आप देखें एक स्ट्रेट लाइन और बढ़ रही है। अब आप देखें कि आपके पास ये जो दो इक्वेशंस, दो लाइंस आई हैं, ये दोनों आप आपस में इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं। जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को आप बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करने के लिए आपने करना ये है कि एक इधर से पॉइंट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना, एक आपने इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना। अगर आप इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देखेंगे, यहाँ से आप इसका डिस्टेंस काउंट करेंगे कितना है, ये डिस्टेंस आपके पास 6 आ रहा है, आई थिंक 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, और यहाँ आपके पास माइनस, इसका मतलब है ये आपके पास आ जाएगा 6 और -4 इसका सोल्यूशन है। जी स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने ये पढ़ा है कि किसी भी सिस्टम्स को, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हल करने के लिए जो हम मेथड अप्लाई करते हैं, उनमें से एक मेथड जो था ना वो ये भी था कि सॉल्यूशन फाइंड करना बाय मेथड ऑफ ग्राफ, ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। इसके बाद जो आपके पास आखिरी मेथड रह गया है सिस्टम को सॉल्व करने का, उसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल, ये बाद में लिखते हैं, पहले वही एग्जांपल लिख रहा हूँ जो कि आपको मैंने बताई थी, 2x - 5y = 32। इसके बाद आपके पास आ गई है ये एक है 2x + 3y = 0। जी, अब स्टूडेंट्स हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दूसरा मेथड जो अप्लाई कर रहे हैं वो आपके पास मेथड है जी, कौन सा जी, कि हम इसको गॉस जॉर्डन मेथड से भी हल कर सकते हैं। गॉस जॉर्डन मेथड को समझने के लिए आपको मैट्रिसेस के बारे में ज़रूरी समझना है। मैट्रिसेस क्या होते हैं आपने ये छोटी क्लासेस में डेफिनेटली पढ़ा हुआ है कि आपके पास अगर एक सिस्टम दिया हुआ है, इसको हम मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके, इसको कॉलम में तब्दील करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास है 2 - 5, 2 और 3, ये आपके पास आ गया ये वाला, और इधर आ जाएगा xy = 32 और 0। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, उन इक्वेशन को एक मैट्रिक्स की शक्ल दे लेते हैं। जब मैट्रिक्स की शक्ल देते हैं, ये आपके पास A कहलाता है, ये x कहलाता है, ये B कहलाता है। ये हमारी पिछले लेक्चर्स में भी बात हुई है इस पर। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, A इनवर्स × B, आगे इसको सॉल्व करते, इनवर्स फाइंड करते। एनीहो, ये सारे का सारा मेथड आपने डिस्कस किया हुआ है। अब गॉस जॉर्डन मेथड इसी से रिलेटेड है, इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं। मैं गॉस जॉर्डन मेथड को अप्लाई करने के लिए क्या करूँगा, ये मेथड आपके लेक्चर में सबसे ज़्यादा, आपके टॉपिक्स जितने भी हैं उनमें सबसे ज़्यादा मुश्किल मेथड यही है। तो मैं कोशिश करूँगा इस मेथड को आपको इस लेक्चर में क्लियर करवा सकूं, ताकि हम अगले लेक्चर्स भी शुरू कर सकें। 2x + 6y, मैं इक्वेशन वही लिख रहा हूं, + 8z = ये आपके पास है 12। फिर आपके पास इक्वेशन आ गई, आपके पास 3x + 7y +
9z इज इक्वल टू, ये आपके पास आ गई 15, फिर आगे 4x प्लस 4y प्लस 4z इज इक्वल टू, ये आपके पास इक्वेशन है 7। जी स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ आपको एक सिस्टम दिया हुआ है इक्वेशंस का। अब क्वेश्चन ये है कि इस सिस्टम को हल कैसे करना है। जी इस सिस्टम को हल करने के लिए भी मुख्तलिफ मेथड्स हैं, उनमें से एक मेथड जो है वो है गॉस जॉर्डन मेथड। वो क्या चीज़ है इसको हम देखते हैं। जी मैं नाम लिख देता हूँ, GAUSS गॉस मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड समझने के लिए आप क्या करेंगे, आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को समझेंगे। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बेसिकली बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये आपके पास जो सिस्टम दिया हुआ है इक्वेशंस का, इसके कोएफिशिएंट्स लिख लेते हैं। आप देखें यहाँ x के कोएफिशिएंट क्या है, 2, 3 और 4। याद रखिए कि ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। ये आपके पास है 6, 7, 4, फिर आपके पास है 8, 9 और 4। अब आपने करना ये है कि ये जो इक्वल वाली चीज़ें हैं इसको भी इसके अंदर शामिल कर लीजिए, इसको एक मैट्रिक्स की शक्ल दे दें। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। जी स्टूडेंट्स, गॉस जॉर्डन मेथड में सबसे पहले आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की शक्ल दी जाती है उन इक्वेशंस को। इसमें क्या करना है, आपने इस चीज़ को ना ज़रा थोड़ा सा ना लाइन लगा दें, एक डॉटेड लाइन लगा दें, जिससे आपको ये इस चीज़ का अंदाज़ा रहेगा कि ये जो चीज़ें हैं हम लिख रहे हैं ये इक्वल टू के दूसरी तरफ से उठाकर लिखी हैं। जी इसके बाद आपने करना है ऐसे है कि इस मेथड को हल करने के लिए सबसे पहले, अब इसको हल करने के लिए दो मेथड होते हैं आगे। एक होता है एचिलॉन फॉर्म, एक होता है रेड्यूस एचिलॉन फॉर्म। रेड्यूस एचिलॉन, जी अब इनको समझते हैं ये क्या चीज़ें हैं। एचिलॉन फॉर्म, कोई मैट्रिक्स भी उस वक़्त एचिलॉन फॉर्म में होता है, कोई भी मैट्रिक्स उस वक़्त एचिलॉन फॉर्म में होता है अगर उसके हर रो का फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो है वो 1 हो। मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे करता हूँ। देखें, अगर आप इस मैट्रिक्स को देख रहे हैं, इस मैट्रिक्स में हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो है ये वाली, उसका फर्स्ट जो एलिमेंट है वो कितना है, फर्स्ट एलिमेंट 2 है। लेकिन डेफिनेशन के मुताबिक, एचिलॉन फॉर्म की डेफिनेशन, उसका फर्स्ट एलिमेंट जो है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट, ये नॉन ज़ीरो का जिक्र इस वजह से हो रहा है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ 0 होता, अगर यहाँ 0 होता तो आपने इस 0 को स्किप करते हुए नेक्स्ट जाना था। नेक्स्ट आपके पास एलिमेंट कितना है, नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास है 6। ये जो आपके पास 6 एलिमेंट है नेक्स्ट, अब इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट 6 है, आपने इसको 1 करना होता है। अब यहाँ तो ऑलरेडी 2 था, हम कह सकते हैं कि इसकी फर्स्ट रो का फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट 2 है। अब आपने इसको 1 करना है। ये 1 करने के लिए आप कोई से भी 2 रो ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन। अब इन दोनों को समझना है कि रो ऑपरेशन क्या होते हैं और कॉलम ऑपरेशन क्या होते हैं। रो ऑपरेशन ये कहते हैं कि जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स को एचिलॉन फॉर्म में चेंज करना चाहें, उसमें से किसी एक रो या कॉलम को किसी दूसरी रो या कॉलम से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं किसी भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके। जी मैं आपको इसकी डिटेल समझाता हूँ। जिस तरह फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ चाहिए 1, मेरे पास 1 कैसे आएगा? सबसे पहले मैं इन दोनों को देखूँगा, इन दोनों एलिमेंट्स को अगर सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल
अगर मैं आपसे को 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आ रहा है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों रोज को इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज कैसे करेंगे, ये आपके सामने रख रहा हूं मैं। क्या किया जाएगा, 3, 7, 9, 15, फिर आ जाएगा 2, 6, 8, 12, यहाँ आ जाएगा 4, 4, 4, 7। अब आपने क्या किया है, इसके ऊपर एक रो ऑपरेशन अप्लाई ये की है कि आपने R1 को इंटरचेंज किया है R2 के साथ। R1 को R2 के साथ इंटरचेंज कर रहे हैं। जब आपने इसको चेंज किया है, जो आपके पास नया मैट्रिक्स आया है, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ये रो इक्विवेलेंट R के नीचे मैंने एक अलमद्दा सा लिखा हुआ है जो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। अब ये चीज़ बता रही है कि ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि हासिल हो रहा है एक रो ऑपरेशन अप्लाई करने से। इसके बाद आपने करना ये है, इन दोनों एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करके देखें क्या यहाँ 1 आ रहा है। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि 3, 2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक रो ऑपरेशन और अप्लाई करने जा रहे हैं। क्या करना आपने, जिस जगह पर आपको 1 चाहिए वो है फर्स्ट रो, उसके तमाम एलिमेंट्स को आप रफ में लिख लें। अब आपने करना ये है कि जिसको सब्ट्रैक्ट करने से 1 आ रहा है वो रो को देखिए कौन सी है, ये सेकंड रो है। आप इसको क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर दें। ये -1 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करें, ये आपके पास कितना आ जाएगा, 1, और ये आ जाएगा 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये आ गया 1, 1, 1, 3। यहाँ 2, 6, 8, 12 वैसे ही रहा, 4, 4, 4 और 7 वैसे ही रहा। हमने जो रो ऑपरेशन अप्लाई की है वो है R1 में हमने प्लस किया है -1 से मल्टीप्लाई करके R2 को। ये आपके पास एक रो ऑपरेशन अप्लाई की गई है। अब आपके पास जहां 1 आ गया है, मैं डेफिनेशन आपको दोबारा बता रहा हूं कि एचिलॉन फॉर्म में चेंज करने के लिए हर रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 होना चाहिए। अगर आप देखिए इस डेफिनेशन को, हमारे पास फर्स्ट रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 है। अब आपने करना ये है, इस 1 के नीचे आपको 0 चाहिए। इसका मतलब है हमें यहां भी 0 चाहिए, यहां भी 0 चाहिए। अब क्वेश्चन मार्क यहां ये है कि यहां 0 कैसे आएगा, 2 की जगह 0 कैसे आएगा। इसके लिए आपने करना ये है, जिस जगह पर आपको 0 चाहिए उस पूरी रो को रफ में लिख लेंगे। इसके फर्स्ट एलिमेंट को कंसीडर करते हुए उसका साइन चेंज कर दें, -2 बन गया साइन चेंज करने से बिल्कुल। अब आप क्या करेंगे, उस -2 को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा -2, -2, -2 और ये आ जाएगा -6। अब आप इन दोनों को ऐड करें, ये कैंसिल होकर 0 आ गया, ये 4 आ गया, ये 6 आ गया, ये 6 आ गया। जी स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है कि आपके पास यहां 0 आ गया है, ये देख लें आपके पास 0 आ गया है। कितने मिनट का हो गया जी, यहां 0 आ गया है। अब आप क्या करेंगे, 1, 1, 1, 3। अब आपके पास यहां आ गया 0, 4 और 6 और 6। याद रखें कि आपने जब भी रो ऑपरेशन अप्लाई करना है, रो इक्विवेलेंट जरूर लिखना है। अगर आप यहां देखें गौर से, यहां 0 आया कैसे है, ये वाला 0 आया ये ऐसे है कि हमने सेकंड रो, ये रो नंबर 2 थी, इसमें प्लस किया है -2 से मल्टीप्लाई करके R1 को। तो जो चीज़ हमने की है वो यहाँ लिख देते हैं, R2 में प्लस किया है -2 R1 जी। अब इसको रेज कर रहा हूँ मैं ताकि मैं नेक्स्ट ऑपरेशन अप्लाई कर सकूँ। इसके बाद यहाँ आपको चाहिए 0, यहाँ 0 चाहिए, तो आपने करना ऐसे है कि इसको दोबारा फिर रफ में लिख लेना है जी। रफ में लिख लिया, फर्स्ट एलिमेंट का साइन चेंज कर दिया। फर्स्ट एलिमेंट का साइन चेंज हुआ -4, -4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट रो को,
ये आ जाएगा -4 -4 -4 और -12। आई एम एडिंग दीज नंबर्स 0 0 0 और ये आ जाएगा -5। इट मीन्स ये बन गया 0 0 0 और -5। अब आपने करना है ऐसे स्टूडेंट्स के ये जो आपने ऑपरेशन अप्लाई किया है इसको लिख लें। क्या किया है आपने R3 में प्लस किया है -4R1 और ये आपके पास रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ रहा है। अब आप अगर इसको गौर से देखें, इसके बाद आपने करना ऐसे है कि इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो एलिमेंट आपके सामने आ रहे हैं, अब इसमें फर्स्ट रो देखिए, फर्स्ट रो में जो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है वो 1 है, ये 1 है बिल्कुल। अब इसके नीचे जो एलिमेंट्स हैं वो 0 0 है। अगर हम सेकंड रो को देखते हैं, सेकंड रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 होना चाहिए लेकिन नहीं है। आपने यहां 1 लेकर आना है। कैसे लेकर आएंगे? डेफिनेटली हम क्या करेंगे, इसको 1 1 1 और 3। अगर मैं इस पूरी रो को 1/4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1/4 से यहां मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 0 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आ जाएगा, 4 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 आ जाएगा। ये आपके पास 0 1 और 0 0 और -5, ये आपके पास रो इक्विवेलेंट आ गया। अब हमारी डेफिनेशन भी कंप्लीट नहीं हो रही। डेफिनेशन ये थी कि हर रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन अगर आप थर्ड रो देख रहे हैं, इसमें फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1 नहीं है, वो कितना है, वो आपके पास -5 है। क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कैसे आएगा? बिल्कुल आपने स्टूडेंट सही कहा, -1/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे R3 को। ये हमने 1/4 से मल्टीप्लाई किया है R2 को। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आ जाएगा 1 1 1 3, ये आ जाएगा 0 1 3/2 और 3/2, 0 0 0 और 1। अब आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ गई है। ये मैट्रिक्स जो है, ये हमने अगमेंटेड मैट्रिक्स को एचिलॉन फॉर्म में तब्दील किया है। एचिलॉन फॉर्म की यही डेफिनेशन है कि एचिलॉन फॉर्म में हर रो का फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 हो और हर रो में जो ज़ीरो की तादाद है जो 1 से पहले आ रहे हैं वो प्रीवियस रो से ज़्यादा हों। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास 1 है, इससे पहले कोई ज़ीरो नहीं आ रहा। ये एलिमेंट 1 है, इससे पहले 1 0 आ रहा है जो कि पिछली रो में 1 से पहले 0 आने वाले उससे ज़्यादा है। अगर आप इसको देखें, इसमें आपके पास फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट 1 आ रहा है और इसमें जो ज़ीरो की तादाद है पिछली रो से ज़्यादा है। अब ये आपके पास एचिलॉन फॉर्म होती है। अब इस एचिलॉन फॉर्म को हम कैसे इक्वेशन में तब्दील करते हैं और इसके बाद रेड्यूस एचिलॉन फॉर्म क्या होती है, इसको इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ताकि आपके लेक्चर जो हैं इनके जो आपके ये सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन है, इन 2 लेक्चर्स में ख़त्म हो सके। बाकी इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।